Today we will discuss about stress strain graph. और कर्व कह सकते हो आप या रिलेशनशिप कह सकते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस ग्राफ को समझिए, जो अभी तक आपने हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी ये सब पढ़ा है, इवन डक्टाइल, ब्रिटल और इलास्टोमर ये पढ़ा है, ये सब इसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। करें स्टार्ट, हो गया ज्वाइन? ओके, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ में आप एक्स एक्सिस पर लेंगे स्ट्रेन और वाई एक्सिस पर आप लेंगे स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस का पता है ना आपको, फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेन लेंथ अपॉन लेंथ या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम या एरिया अपॉन एरिया, इस तरह से लेते हो। नो डायमेंशन नो यूनिट। इसकी क्या होती है, प्रेशर वाले यूनिट आएंगे, प्रेशर वाली डायमेंशन। ठीक है, तो क्या होता है इलास्टिसिटी के केस में, जब भी आप किसी चीज को, इलास्टिसिटी में जब भी आप किसी चीज को इस तरह से फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, तो क्या होती है, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया, छोड़ दिया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले ली, थोड़ा और बढ़ाया, छोड़ दिया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले ली। तो इस तरह से स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, स्ट्रेन। पता है ये चीज आपको? ठीक है, तो यहां से ओ से आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्टार्टिंग में ए तक, ओ से ए। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, और इसी के अकॉर्डिंग लेना इसको। स्ट्रेस ज्यादा रहता है हमेशा, स्ट्रेन उसके कंपैरेटिवली कम रहता है। ठीक है, दूसरी बात, इस पॉइंट को बोलते हैं, ए पॉइंट को, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। समझते जाना, अभी लास्ट में पिक्चर क्लियर हो जाएंगे। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और इनकी रेशो, रेशो क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको क्या बोल लेंगे, स्लोप बोल लेंगे। किसका, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ का। और इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट। अभी तक तो ओ से ए तक, एट ए की बात हो रही है, एट ए फर्स्ट पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां तक आपका जो रीजन रहेगा वो इलास्टिक रहेगा। कैसा रीजन रहेगा, इलास्टिक रीजन। यानी कि जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकती है। ठीक है, बॉडी कम बैक टू इट ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। इसके बाद आपने उसको थोड़ा और खींच दिया, थोड़ा सा और खींचा, तो क्या होगा, ए से बी पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी पॉइंट। तो जो ये सेकंड पॉइंट होगा बी, यहां पर जाने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में तो आ जाएगी, और इसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट,
ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस रीजन में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बढ़ेगा जरूर, लेकिन उनकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं आएगी। इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट बोलेंगे इसको? इलास्टिक लिमिट। यहां पर भी कौन सा रीजन होगा ये? इसको भी कौन सा रीजन बोलेंगे? इलास्टिक रीजन। क्यों? क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में अभी तक वापस आ गया, ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया। आइए 2 पॉइंट समझ में यहां तक। इसके बाद थर्ड पॉइंट, सेवंथ यूनिट तक आपका सिलेबस आएगा। सेवंथ यूनिट जितनी भी हो जाएगी वहां तक डालेंगे। तो मैंने कोर्स में सेवंथ का हाफ लिख दिया है, हो सकता है मोर देन हाफ हो जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, और कंप्लीट तो नहीं होगा तो 10 दिसंबर तक। तो आप ध्यान रखना, सेवंथ यूनिट जहां तक फाइनल टॉपिक रहेगा हमारा कोई भी, वहां तक आपने तैयार करना है। यूनिट 1 से लेकर 7 तक सारे आर्टिकल, पीडीएफ और जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए सब। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह, न्यूमेरिकल काफी डाल दूंगा इस बार। ओके, तो उसके बाद पॉइंट थर्ड क्या होगा? बी के बाद वो सी तक चला जाएगा। बी के बाद वो सी तक। सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट एट सी। सी क्या है? यहाँ पर होगा परमानेंट स्ट्रेन। क्या होगा? परमानेंट स्ट्रेन। मतलब अगर आपने बॉडी को यहाँ तक स्ट्रेस दे दिया, इस बी से थोड़ा सा और खींच दिया, तो यहाँ पर आपका जो बॉडी है वो ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगी, वो ओ डैश पे आ जाएगी। तो यहाँ पर होगा परमानेंट स्ट्रेन। ठीक है, और इसी के साथ बी से सी तक प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन आपका कहां से कहां तक होगा? ओ टू बी। इलास्टिसिटी कहां तक होगी? ओ से बी तक। अब क्या स्टार्ट हो जाएगा? प्लास्टिक रीजन, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है। बी टू देखते हैं कहां तक। ठीक है, इलास्टिसिटी फिनिश आफ्टर पॉइंट बी। बी के बाद इलास्टिसिटी तो खत्म हो गई है, प्लास्टिक शुरू हो गया, और इसको क्या बोलेंगे? परमानेंट। इसके बाद और ज्यादा स्ट्रेस देंगे आप, और ज्यादा स्ट्रेस देंगे आप, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, ये भी प्लास्टिक रीजन में होगा। यहाँ तक क्या होगा? प्लास्टिक रीजन। फोर्थ पॉइंट एट डी, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट। और रीजन कौन सा होगा इसमें? प्लास्टिक, क्योंकि बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में कम बैक नहीं होगी, वापिस नहीं आएगी। नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। लेकिन एक चीज होगी यहाँ पर, ब्रेकिंग स्टेट के बाद अगर आपने डी पॉइंट के बाद देखिए, आप स्ट्रेस को भले ही कम कर दीजिए, जो आपने दम लगा रखा था कम कर दीजिए, फिर भी वो क्या होती रहेगी? बढ़ती चली जाएगी। और पॉइंट ई आएगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं रुपचर पॉइंट। मतलब किसी चीज को आपने खींचा, खींचने के बाद आपने उसको खींचना बंद कर दिया, लेकिन वो फिर भी बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिक स्ट्रेन आता जा रहा है उसके अंदर। ठीक है,
लिक्विड की तरह चलती जा रही है। फिर वो कोई भी चीज इस तरह से खींचा, खींचने के बाद ये पॉइंट आ गया, फिर ये आ गया, उसके बाद आपने और खींचा तो वो छोड़ने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं ला, उसमें ढीलापन आ गया है। उसके बाद और खींचा आपने, और खींच गया, वो डी पॉइंट पर आकर क्या होगा, वो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। उसके बाद वो टूट जाएगी, खिसता चला जाएगा, या फिर लिक्विड की तरह बिना स्ट्रेस लगाए क्या होता जाएगा, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, रुपचक पॉइंट। ठीक है, तो ये कौन सा रीजन होगा, ओ से बी इलास्टिक, और बी से डी क्या होगा, प्लास्टिक रीजन। ठीक है, यहां तक एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ओके, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। ये था स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ, कैसे कोई चीज इसमें वेरी करती है, स्ट्रेस और स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन वेरी कैसे करती है। आफ्टर दिस नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। एक वायर को आपने खींचा हुआ है, खींच रखा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, कोई भी वायर ले लीजिए, लेंथ एल, इस पे फोर्स लगाया आपने, खींच दिया, पहले फोर्स क्या स्टार्टिंग में 0, ठीक है। अब फोर्स क्या कर दिया आपने, फोर्स लगा दिया इस पे, नॉट इक्वल टू 0, थोड़ी फोर्स लगा दी, एफ की वैल्यू एफ फोर्स लगा दी, क्या हो गया, ये लेंथ में इंक्रीज आ गया, डेल्टा एल। पहले ए बी थी, अब ए बी डैश हो गई है लेंथ, फोर्स लगाने पे। तो एवरेज इंटरनल फोर्स क्या होगी, एवरेज इंटरनल फोर्स क्या होगी, पहले 0 थी, बाद में एफ हो गई, अपॉन में 2, F/2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 0, कितना कवर करा, डेल्टा एल। पहले एल था, फिर एल प्लस डेल्टा एल हो गया, तो चेंज इन लेंथ क्या आया, डेल्टा एल। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 1/2 F इंटू DL लिख सकते हैं ऐसे, चलो AL से मल्टीप्लाई, AL से डिवाइड कर सकते हैं, AL से मल्टीप्लाई, AL से डिवाइड। 1/2 F अपॉन A क्या होता है, स्ट्रेस, डेल्टा L अपॉन L क्या होता है, स्ट्रेन। एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, ये एरिया A ले लिए, एरिया इंटू लेंथ बोल दो क्या होगा, बोल दो। तो यहाँ से इस वर्क को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। एक स्ट्रेच रिंग में खींच रखी है, ये खींच कर रखी हुई है, स्ट्रेचिंग कर रखी है इसमें। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या आ गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई से लिखते हो, कांस्टेंट होता है ना ये, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेशियो को बोलते हैं, अभी पीछे ग्राफ में भी बताया था। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हो आप इसको। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस, कुछ भी हो सकता है।
स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। पुट कर दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी को यू अपॉन वी, यू डैश लिख दिया, क्योंकि ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके पास जिसमें वॉल्यूम डिवीजन में लग रहा होगा, लेकिन टॉपिक में पोटेंशियल एनर्जी करके बोल देते हैं। तो फार्मूले वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को, लेंथ को और एरिया को हम इसी तरफ लाकर उसके अपॉन में लेकर बात करते हैं, वॉल्यूम और एरिया को फार्मूले में से हटा लेते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला निकलता है। हाँ, अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना। तो स्ट्रेस की जगह पर क्या रखेंगे? E इंटू स्ट्रेन। पहले से क्या है यहाँ पर, एक और स्ट्रेन है, तो क्या हो जाएगा? U डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू E इंटू स्ट्रेन होल स्क्वायर। So this is another formula in terms of modulus of elasticity of potential energy stored in a stretched wire. ठीक है, छोटे छोटे आर्टिकल है, ये पता होना चाहिए इनका। इसके बाद आप पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो। क्या पढ़ेंगे? पॉइजन रेशियो। इलास्टिक फटीग और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आपने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है पॉइजन रेशियो। एक लेंथ को जब आप खींचते हो, इस तरह से खींच के लंबा करते हो, तो इसमें कमी है अभी इस डायग्राम में। क्या है वो? कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होएगा? कम होएगा। रेडियस क्या होएगा इस वायर का? कम होएगा। वो चीज पॉइजन रेशियो ने लेकर एक्सप्रेशन ड्राइव करा, जो कि हमने नहीं दिखाया है ना। तो पॉइजन रेशियो क्या होती है, लिखो। पॉइजन रेशियो when a deforming force is applied at the free end of a suspended wire of length L। जब कोई फोर्स आप लगाओगे फ्री एंड पर, ये बी पॉइंट पर आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है, लेंथ L है और रेडियस इसका सपोज R, इसका रेडियस क्या ले लिया आपने, सपोज R। देन इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय dl। उसकी जो इंक्रीजेस है वो लेंथ क्या हो जाएगी, डेल्टा एल से इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ा दी, बट इट्स रेडियस डिक्रीजेस बाय dr। और उसका जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा, r डैश आ जाएगा। क्या होगा ये? डे आर, डेल्टा आर, r डैश माइनस, या r माइनस r डैश कर सकते हो, r डैश माइनस r करना, क्योंकि फाइनल ये है, इनिशियल ये है, और आपको पता है ये कम हो गया है, r डैश इज लेस देन r। तो डेल्टा r की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। क्या आएगी? नेगेटिव। नाउ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। कितने स्ट्रेन होंगे यहाँ पर? टू टाइप्स स्ट्रेन। कौन कौन से? फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और सेकंड कौन सा होगा? लेटरल स्ट्रेन। सेकंड क्या होगा? लेटरल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन में डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी? माइनस। ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है।
इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो माइनस में आएगा डेल्टा, तो माइनस डेल्टा आर बाई, ठीक है। देन द पॉइजन रेशियो, अब निकालते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को लिखते हैं सिग्मा से। किससे लिखते हैं? सिग्मा। फार्मूला क्या होगा इसका? लेटरल स्ट्रेन, नोट करिए, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द longitudinal strain। lateral strain to the longitudinal strain। lateral strain का फॉर्मूला क्या निकाला था? वैल्यू 2 से माइनस डेल्टा आर बाई आर, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए इसको, ये आ जाएगा माइनस डेल्टा आर बाई आर इंटू एल बाई डेल्टा। दिस इज पॉइजन रेशियो। Here negative signs show that if the length increases, then radius of wire decreases. Poisson ratio is the unitless and dimensionless one। strain upon strain है ना, तो ये unitless और you can say dimensionless होगा, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेडियस डिक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर? ओके, तो ये आपका 7th यूनिट का हाफ तक तो हो गया बेटा। अब बात आ जाती है इसके बाद जो भी 3-4 दिन हम पढ़ेंगे वो भी आपने क्या करना है, कोर्स में इंक्लूड करके रखना है, ठीक है। 7th के 4 चैप्टर थे 7th यूनिट के। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड ये इलास्टिसिटी का करवाया आपको, थर्ड फ्लूइड आएगा, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये गर्म करने से स्ट्रेस होएगा और ये गर्म करने से उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। सेम डायग्राम, कोई लेंथ एल ले ली, गर्म किया, डेल्टा एल इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेन को क्या बोलेंगे? थर्मल स्ट्रेन। लेकिन ये होगा कब? जब टेम्परेचर दिया जाएगा, डेल्टा टी टेम्परेचर, ऑटोमेटिक इसके अंदर स्ट्रेन आ जाएगा। ए बी लेंथ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ए बी डैश। इसके अंदर एक नई चीज को देखने को मिलेगी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इस टाइप के एक्सपेंशन को जिसमें लेंथ इंक्रीज होता है इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। और पूरा टॉपिक बन जाता है थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल लीनियर एक्सपेंशन ये लाइन के हिसाब से 1 डायमेंशनल हो गया, 2 डायमेंशन में भी कोई चीज बढ़ सकती है, एरिया बढ़े तो वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो थर्मल लीनियर एक्सपेंशन है फिलहाल, एरिया और वॉल्यूम का भी हो सकता है। तो जो ये डेल्टा एल है इसकी वैल्यू क्या होगी? एक रिलेशन ध्यान रखेंगे, लेंथ कितनी थी? एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी।
नोट कर लीजिए थर्मल एक्सपेंशन में। यहाँ पर अल्फा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या होगा, जो आपने टेम्परेचर चेंज किया है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, और यू कैन से राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को राइज कितना करा, पहले टी था फिर टी डैश हो गया, पहले टेम्परेचर टी था फिर आपने टी डैश कर दिया, तो डेल्टा टी कैसे निकाल लोगे, टी डैश माइनस टी। पहले लेंथ एल थी फिर एल डैश हो गया, तो डेल्टा एल कैसे निकाल लोगे, एल डैश माइनस एल। ठीक है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इस डेल्टा एल की वैल्यू को ऐसे निकाला जाता है, एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जो लेंथ है क्या हो चुकी है अब, एल प्लस डेल्टा एल आफ्टर एट टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करने पे। ठीक है, इंक्रीज करने पे ये हो चुकी है। तो थर्मल जो ये एक्सपेंशन हुआ है, स्ट्रेन जो आया है आपका, एल प्लस डेल्टा एल की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एल अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो। अल्फा के बारे में थोड़ी सी और बात बता दूं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। क्या मतलब है इसका, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का। अल्फा का फार्मूला निकालिए यहाँ से ही, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, यही होगा। क्या मतलब है इसका, अल्फा क्या है, एक यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी यूनिट लेंथ में कितना चेंज हो। डेल्टा टी की वैल्यू आप यूनिट वाइज इंक्रीज करिए, तो ये एक पॉइंट बढ़ा दिया आपने, पहले 10 डिग्री सेल्सियस था फिर 11 कर दिया। ठीक है, तो उसकी यूनिट लेंथ, देखो यूनिट लेंथ लेनी है, तो उसकी यूनिट लेंथ में कितना चेंज आएगा। ठीक है, हाउ मच चेंज, उसको बोलते हैं अल्फा कोफिशिएंट, कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी 1 मीटर में कितना चेंज आएगा, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ ऐसे ले सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू भी 1। लेंथ तो आप पे 10 मीटर हो सकती है, लेकिन अगर आपके 10 मीटर में कितना चेंज आ गया, 10 मीटर में वो 10.2 मीटर बढ़ गया। कब, जब डेल्टा टी की वैल्यू आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाई। तो ये 10 मीटर में बढ़ा है इतना, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 1 मीटर में चाहिए बस, कितना बढ़ा, तो 1 मीटर में से आप इसमें से निकालिए। ठीक है, 10 मीटर में बढ़ा है ना 0.2, तो 1 मीटर में कितना बढ़ेगा, 10 मीटर में कितना बढ़ा, 0.2 मीटर, इससे ये हो गया, तो 1 मीटर में कितना होगा, तो ये आ गया 0.02। तो ये अल्फा की वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी, अल्फा। इसी के साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यंग मॉडुलस में लेकर चलते हैं इसकी वैल्यू को। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि लेंथ है तो कौन सा लेंगे, यंग मॉडुलस, कौन सा लेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन।
ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल आएगा यहाँ पर। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा कह लो या फिर वाई कह लो, वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, पुट करिए, डेल्टा एल अभी बताया था, ये रहा, एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल, एल से एल कैंसल, तो स्ट्रेस किसके इक्वल आ गया, वाई अल्फा डेल्टा, वाई अल्फा डेल्टा, ठीक है। तो ये आ गया स्ट्रेस। जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो उस पर स्ट्रेन तो लग ही रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है वो, लेकिन स्ट्रेस भी लगता है, ठीक है, वो स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। कब लगेगा ये, सपोज आप ये चीज, यही रोड दो दीवारों के बीच में ऐसे रख दिया आपने, कोई सरिया है, सरिया दो दीवारों में फिट कर दिया है, दो दीवारों के बीच में लगा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट, फिर आपने इसको हीट एनर्जी दे दी, गर्म कर दिया, तो क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा, ये बढ़ेगा, लेकिन ये दीवारें इसको बढ़ने नहीं देगी, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ रखा है एल वाली चीज क्या हो जाएगी, एल डैश बन जाएगी, है ना, यानी कि एल प्लस डेल्टा एल आ जाएगा इसको। तो चेंज इसकी लेंथ में अभी भी क्या होगा, डेल्टा एल, लेकिन ये दीवारें उसको क्या करेंगी, फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ किसी एरिया पर उसके, जिससे क्या डेवलप हो जाएगा इसके अंदर, स्ट्रेस, और इसको क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेस। वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस से आप एरिया भी ले सकते हो, स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, वाई अल्फा डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो फोर्स का फार्मूला आ जाएगा वाई अल्फा ए डेल्टा। तो कितनी फोर्स लगेगी उसके ऊपर, जब आप हीट करके किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करवाओगे, स्ट्रेन डेवलप करोगे, तो उसमें फोर्स कितनी अब लगेगी, तो आप वाई इंटू अल्फा इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आप लिख, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। आई होप ये सारे आर्टिकल आपको समझ में आए होंगे, छोटे छोटे आर्टिकल्स है। तो यहाँ तक आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने एग्जाम में डाल दिया है, लेकिन इसके बाद भी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे अब, जो कि आपको क्या करने हैं, जिसे पास्कल लॉ आएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, उसके बाद पोजली थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौली थ्योरम, ये सब आर्टिकल आएंगे विद इन दिस वीक। तो ये लगा लो कि चैप्टर यूनिट 7 का हाफ जो कहा गया है, मोर देन हाफ होगा, जस्ट स्लाइटली मोर देन हाफ कह सकते हो, 5-6 टॉपिक और आप कह सकते हो। ओके, तो ये अच्छे तरीके से आप अपना नोट्स बनाइए और एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।